क्या आप इतने समझदार हैं कि अपने पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकें? ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि आप मार्केट पर किस तरह से पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि ये काम तो कोई भी किताब नहीं कर सकती। अब ये किताब अगर ये नहीं बताएगी कि मार्केट पर पकड़ कैसे करें, तो फिर क्या बताने वाली है? देखिए, जब ये किताब के साथ मैं 2-4 हुआ तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद आज मैं कुछ तो ऐसा सीख लूंगा, ऐसा गुरु मंत्र मुझे मिल जाएगा कि मैं मार्केट पे एकदम पकड़ बना लूंगा। पर फिर जैसे जैसे मैं इस किताब में आगे बढ़ता गया, इसे पढ़ता गया, मुझे एक बात समझ में आई। वो ये कि जागरूक रहना, जानकार रहना किसी भी सफलता की कुंजी है। तो अपने पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, अगर ये समझ हमें आ जाए, हम इस काम के एक्सपर्ट बन जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि हमें थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन मिल जाए। जी हाँ, तो ये किताब हमारा दिमाग खोलती है, हमारी सोच बढ़ाती है अपने पैसों को लेकर, और हमें सच में इंटेलिजेंट बनाती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। आप सोच रहे होंगे, अरे ये कैसी बात कर दी आपने? जी हाँ, कोई भी किताब हमें सक्सेसफुल नहीं बनाती। हमें सक्सेसफुल हमारी सोच, जो हम किसी भी किताब को पढ़कर समझते हैं, सीखते हैं, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, वो एग्जीक्यूशन, वो समझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर। तो ये जो किताब है, ये आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाएगी। ये आपको ये नहीं सिखाएगी कि आप मार्केट में, शेयर मार्केट या किसी भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में पकड़ बना लेंगे, राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पर हाँ, ये जो 3 बातें आपको सिखाएगी वो बहुत जरूरी हैं और बहुत काम की हैं। पहला, आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रॉफिट 2 गुना, 3 गुना बढ़ सकता है। दूसरा, आप एक स्टेबल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और तीसरा, आपका जो मन है या आपका जो नेचर है, जिस पर आप कंट्रोल करके अपनी हारने की जो आदत है उसको छोड़ सकते हैं। आप बहुत जल्दी जो गिव अप कर देते हैं सिचुएशंस में फंसकर, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाली है ये किताब, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट निवेशक हैं? आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपने क्लास 1 से लेके अपनी लाइफ में जितनी भी पढ़ाई की होगी उसमें आपने एकदम टॉप किया होगा, या हो सकता है आपका आईक्यू सबसे ज्यादा हो। लेकिन इन सब बातों का, इतने दिमाग का, क्या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने से कोई कनेक्शन है? सवाल वही है, दोबारा सोचिए, क्या आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बुद्धिमान होने से ज्यादा व्यवहारिक होना जरूरी है। यानी आपका जो कैरेक्टर, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी का ग्राहम ने अपनी इस बुक में जिक्र किया है, और वो कहानी सर आइजैक न्यूटन से जुड़ी हुई है। सन 1720 में सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी कंपनी, जो कि इंग्लैंड में सबसे हॉट स्टॉक थी, उसके शेयरों को खरीद लिया। जब उन्हें लगा कि मार्केट डाउन हो रही है, गिर रही है, तब उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई, मैं जो काम करता हूं, यानी मैं जो साइंटिस्ट हूं, उसमें मैं तारों की चाल तक बता सकता हूं, लेकिन मार्केट में अभी क्या होने वाला है वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो मार्केट की गिरावट के वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने सारे शेयर जो है बेच दिए, बहुत सस्ते में। पर तभी जब उन्होंने शेयर बेचे, अगले ही दिन उसी मार्केट में जबरदस्त उछाल आया, और सर आइजैक न्यूटन तुरंत ही वापस उन्हीं शेयरों को खरीदने के लिए निकल पड़े जो कि उन्होंने बहुत सस्ते में बेचे थे। और ऐसा करने की वजह से उन्होंने उस वक्त $3 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खो दिया। $3 मिलियन मीन्स आज के अरबों रुपए। सर आइजैक न्यूटन इस बात से इतना हर्ट हुए, इतना दुखी हुए कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों को साउथ सी शब्द बोलने तक से मना कर दिया था। साउथ सी मतलब वो शेयर मार्केट, तो आसपास के लोगों को उस जगह का नाम लेना तक अलाउड नहीं था। अब देखने जाए तो सर आइजैक न्यूटन तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। पर ग्राहम कहते हैं कि सर आइजैक न्यूटन एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक नहीं थे, यानी इन्वेस्टर अच्छे नहीं थे वो। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग, जब मार्केट नीचे गिर रही थी, तो उसमें परेशान होकर जब अपने शेयर्स बेच रहे थे, तो उन्हीं की देखा देखी सर आइजैक न्यूटन ने भी वही काम किया, अपने थॉट को चेंज किया, घबराहट में अपना सारा शेयर बेच दिया। और जब मार्केट चढ़ने लगी तो भीड़ के साथ साथ उन्होंने भी वही शेयर जो कि उन्होंने सस्ते में बेचे थे, महंगा खरीदना शुरू कर दिया। अब अगर कोई सस्ती चीज आप बेचेंगे और उसी चीज को महंगे में खरीदेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, बट ऑब्वियस है। पर ये
अभी कहना बड़ा आसान है, जब आप उस सिचुएशन में फंसे होते हैं तो ये समझ नहीं आती, और शायद उस सिचुएशन में आपको वो बात समझ आ जाए, या जो लोग मार्केट में स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ये किताब वो समझ दे जाए जिससे वो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन पाए। यानी हमारे पास कम से कम एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम सर आइजैक न्यूटन से आगे बढ़ सकते हैं या उनसे ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, वो भी इस किताब को पढ़ने के बाद, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के बाद। तो आज की चर्चा जारी रखते हैं इसी किताब पर जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। पैसे को काम पर लगाने की जगह। क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे? तो एक ऐसा प्लान है जहां पर पैसा आपके लिए काम कर सकता है। जैसे ही मैंने कहा कि एक ऐसी चीज जिसमें आपका पैसा आपके लिए पैसे कमाएगा, आपके कान तुरंत खड़े हो गए ना। ये तो छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इन्हें सुनकर हम एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी भी हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को इस तरफ लगाना ही नहीं चाहते। कितना आसान होगा ना अगर हमें ये समझ आने लग जाए कि किस तरह से हम अपने पैसे को ढंग से मैनेज कर सकते हैं, ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारे पैसे को हमारे लिए काम पर लगा सकते हैं ताकि वो और पैसे कमा कर लाए। पर ऐसा करने के लिए हमें इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ग्राहम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक बात बताते हैं कि वहां के लोग चाहे बिजनेस करें या ना करें, लेकिन जब भी वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे ही क्लोजिंग बेल बजती है, वहां के सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब भी वहां के लोग व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं मुनाफा उस मार्केट में काम करने वाले लोगों को होता है, चाहे इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग की हो या ना की हो। एक और एग्जाम्पल देते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। हमारे देश में मार्केट को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी फैली हुई थी शुरुआत में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा गंवा दिया। तो ग्राहम कहते हैं कि जब भी हम स्पेक्यूलेशंस करते हैं, अटकलें लगाते हैं, तो उसमें हमारे चांसेस हमेशा पैसे खोने के ज्यादा होते हैं। अगर हम उसी चीज को समझकर स्ट्रेटेजी वाइज काम करें, आगे बढ़ें, इन्वेस्ट करें, तो लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अगर सोच समझकर रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमेशा एक अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। यानी कि आप जिस कंपनी में अपने पैसे लगा रहे हैं, जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीद रहे हैं, पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितने का नुकसान झेल सकते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमेशा फायदे की सोचते हैं, पर हम कभी ये तो सोचते ही नहीं कि हम कितना नुकसान झेल सकते हैं, कितना डेंट हम झेल सकते हैं। वो भी हमें सोचना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और तीसरा, आपको काम चलाओ परफॉर्मेंस नहीं करना है। जब तक आप असाधारण प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक इन्वेस्टर अपने कारोबार के मूल्य के आधार पर जो शेयर है उसके वैल्यू को कैलकुलेट करता है। अब एक शेयर को इस आधार पर चुनना कि उसमें दूसरे लोग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एक तरह से जुआ है। ग्राहम की पहली सलाह यह है कि आपको शेयर्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। आपकी रूटीन लाइफ के खर्चों के अलावा जो पैसे आपके पास हैं, उन्हीं पैसों को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। पेट काट कर, खर्चे काट कर, बच्चों की फीस काट कर, अपने दूसरे फंड्स को काट कर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें नुकसान होने पर अगर आपको दिक्कत हो रही है, इट मींस आप गलत थॉट के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्ट हमेशा सरप्लस मनी का किया जाता है, यानी जो जरूरत से ज्यादा पैसे हैं उन्हीं को लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आप के अंदर से रोज ये आवाज ना आए कि अरे मार्केट में मेरे शेयर का क्या हुआ, यानी अंदर जो घबराहट है अगर वो आपके अंदर नहीं है, तभी आप शेयर में पैसे लगाएं। ये आपकी किस्मत है कि जैसे जुआ खेलकर लोग जीत जाते हैं, वैसे ही आप स्पेक्यूलेशंस लगाकर मार्केट में पैसे बना लें। लेकिन पैसे कमाने का ये सबसे बुरा तरीका है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और आप स्पेक्यूलेशंस कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, मतलब भाग्य भरोसे पैसे फेंक रहे हैं, तो ये सबसे गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ऐसे में आपके पैसे खोने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट उन्हें ही करना चाहिए जो लंबे वक्त तक रुक सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे वक्त तक रुकना ही जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट सोच लंबे वक्त तक रुकने की होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों के हिसाब से ही आदमी अपने एक्शन, जब आप शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आप लंबे वक्त तक टिके रहें अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। क्योंकि जो कंपाउंडिंग है, जिस तरह से कंपाउंडिंग आपको रंक से राजा बनाएगी, जीरो से हीरो बनाएगी, उसका जादू ही अपने आप में कमाल का है।
जिसे कंपाउंडिंग का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज का, प्रॉफिट का जादू समझ में आ गया, उसे ग्राहम बेल की ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जरूर समझ में आएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का जिक्र ग्राहम अपनी इस किताब में करते हैं कि सन 1990 के आसपास के दशक में अमेरिका में लोगों ने अचानक से ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए अटकलें लगाना शुरू कर दिया। मतलब बस किस्मत के भरोसे रहकर जुआ खेलने की तरह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस वक्त बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉस हुए। मार्केट क्रैश होने तक आ गई। लोगों ने बिना जांचे परखे बस ये मान लिया कि हम शेयर मार्केट में पैसे डालेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन लोगों को आदत पड़ गई थी इससे पहले प्रॉफिट कमाने की। तो उन्होंने सोचना समझना बंद कर दिया, इवैल्यूएट करना बंद कर दिया था, उन्होंने रिसर्च करना बंद कर दिया था। बस उन्हें लगा ये ऐसी मशीन है जिसमें $1 डालो और कई डॉलर्स बाहर निकलेंगे, पर ऐसा था नहीं। मार्केट की समझ होना उस वक्त भी उतना ही जरूरी था जितना कि आज। एक बहुत पुरानी कहावत है, कम खाओ गम खाओ। वैसे जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, पर एक बेसिक अनसेड रूल हम हमेशा फॉलो करते हैं, और वो है अपनी सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट के वक्त भी ग्राहम इसी बात को याद दिलाते हैं। वो एक एग्जाम्पल कहते हैं कि एक जगह पहुंचने के लिए दो अलग अलग जगहों से समान दूरी से लोग गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं। एक आदमी वहां पर 2 घंटे में पहुंचता है और दूसरा आदमी तेज ड्राइव करके 1 घंटे में पहुंच जाता है। आप कहेंगे कि 1 घंटे वाला आदमी सही है, ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट मार्केट में जल्दी प्रॉफिट कमाने वाला आदमी सही है। ग्राहम कहते हैं कि वो जो जल्दी उस मंजिल तक पहुंचा है, उसके साथ उसकी मौत का खतरा भी तो जुड़ा हुआ था। हम जितनी जल्दी तरक्की की राह में आगे बढ़ना चाहते हैं, उतने ही ज्यादा सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। हम जितना ज्यादा प्रॉफिट की सोचते हैं, उतना ही ज्यादा रिस्क हमारे साथ जुड़ जाता है। ग्राहम कहते हैं कि ये समझदारी की बात नहीं है। एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बनना हमेशा फायदेमंद होता है, जिसमें जान का खतरा नहीं होता। सिंपल शब्दों में कहें तो अपनी उसी इनकम को इन्वेस्ट करें जो कि आपके पास एक्स्ट्रा है, उसे प्लान वे में और लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करें। आप जरूर फायदे में रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपाउंडिंग की ताकत। अगर आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अक्सर फायदे में रहते हैं। दूसरा, जल्दी अर्निंग के बारे में, ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है, ये जो बाजार है, इसके बारे में ग्राहम कहते हैं कि कभी भी ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके बारे में आपको पता ना हो। भ्रामक प्रचारों के ऊपर ना जाएं। अपनी बात को समझाने के लिए यहाँ पर ग्राहम 2 पुराने विज्ञापनों का रेफरेंस लेते हैं जो कि उस वक्त चल रहे थे। पहला था, एक ड्राइवर अपने मालिक को दिखाता है कि ये मेरा घर है। मालिक देखता है तो कहता है, अच्छा इस समुद्र के अंदर कहीं पर है। ड्राइवर कहता है, नहीं, वो जो आप टापू देख रहे हैं वो। मालिक कहता है, अरे वाह, ये तो एक टापू है। ड्राइवर कहता है, नहीं, ये टापू नहीं, एक देश है। हिडन मैसेज ये था कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो आप इतना कमा सकते हैं कि आप एक देश खरीद सकते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, पर जिस तरह से प्रचार किया जा रहा था उसमें एक बात तो साफ छिपी थी कि आम जनता, जिसे कि इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं पता था, वो आंख मूंद कर शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रही थी और मुंह की खा रही थी। और कुछ चुनिंदा लोग जो कि सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो इसी बात का फायदा उठा रहे थे। दूसरा विज्ञापन 2 औरतों का जो कि जॉगिंग करके लौटी हैं और उनमें से एक किचन में चली जाती है, अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाती है, वहीं दूसरी कंप्यूटर पर बैठती है और कहती है, अरे वाह, आज मैंने $1700 कमा लिए। इनडायरेक्ट मैसेज ये था कि जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं वो बैठे बिठाए पैसे कमाते हैं। बात गलत नहीं है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। उस वक्त के हिसाब से आम जनता को इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में बताया ही नहीं गया और लोगों ने भी भीड़ चाल की वजह से कोई भी जांच नहीं की, कोई भी रूल नहीं फॉलो किया। बस क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा है तो चलो खरीद लो, और सबने खरीद लिया। और वही, जैसे कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है, मार्केट जब नीचे हुआ तो वही सारे लोग घबरा गए और उन्होंने अपने वो सारे शेयर्स बेच दिए। ये एक ऐसी गलती है जिसके बारे में वॉरेन बुफे भी कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला रूल है कि जब सब बेचें तो आप खरीदिए और जब सब खरीदे तो आप बेचिए। पर यह रूल उस वक्त शायद कोई नहीं जानता था और बहुत सारा पैसा लोगों का डूब गया। तो ग्राहम कहते हैं कि धीरे चलिए, आराम से चलिए, प्लान करके चलिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, आप जरूर अमीर बनेंगे और आप जरूर
एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए ग्राहम ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि इस तरह से हैं कि आपको कभी भी खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि आप स्पेकुलेट करें या अनुमान लगाएं कि कौन सा शेयर मार्केट में तेजी लाने वाला है, किस शेयर में मार्केट में तेजी आने वाली है। दूसरा, जब आप इन्वेस्टमेंट को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो आप अटकलें न लगाएं, गेस ना करें कि कौन सा शेयर अच्छा करेगा। प्रॉपर रीडिंग करें, प्रॉपर समझें। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है कि आपके पास जो पैसे हैं आपको वे में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए लालच किए बिना उतने ही पैसे लगाने होंगे जितना आपके पास एक्स्ट्रा हो। उतने ही पैसों से इन्वेस्टमेंट करें जितने का हिट, जितने का लॉस आप झेल सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ग्राहम कहते हैं, और जो ये स्पेकुलेशन वाला खेल है यानी गेस वर्क वाला खेल है, उसके लिए अधिक से अधिक 10% आपकी कुल संपत्ति का ही इसमें डालें। यानी कि आप जो कुछ भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस वर्क कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए अपनी टोटल वेल्थ का 10% ही इसमें डालें। ग्राहम कहते हैं कि लालच इंसान का बेसिक गुण है, वो लालच करता है तभी आगे बढ़ता है। कुछ लोग उसी लालच की वजह से आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और कुछ लोग उसी लालच की वजह से डूब जाते हैं। यानी ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है लालच, और इसीलिए बहुत सारे लोगों को इसे रोकने के लिए, दबाने के लिए ज्ञान देना बेवकूफी होगी। हालांकि लालच करना बुरी चीज है, लेकिन आप सभी को लालच करने से मना नहीं कर सकते। पर हां, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कितना पैसा आप उस लालच के लिए सेक्रीफाइस करें। यानी आपकी जो अनुमान लगाने की प्रवृत्ति है जिसमें आपको मजा आता है, उसके हिसाब से आप अपनी टोटल आय का, टोटल इनकम का, टोटल वेल्थ का 10% ही उसमें लगाएं, जिससे आप कम रिस्क पर सीख पाएंगे। अगर आप सच में एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मेरे को यही सलाह है कि आप जरूर उसके ऊपर काम करें। इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में समझें, अपनी कैपेसिटी के बारे में समझें, अपना नॉलेज बढ़ाएं और फिर इसमें कदम रखें। तो पहले इसका अध्ययन करें, इसे ढंग से समझें, इसे ढंग से पढ़ें। यह किताब भी आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी। पर उन सारे टेक्निकल टर्म्स में से एक ऐसा टर्म है जो मुझे लगता है कि आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक टर्म है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है इन्फ्लेशन। यानी कि जो पैसा है उसकी वैल्यू होती है, एक किसी पर्टिकुलर साल में उस पैसे की क्या वैल्यू है, उसी से आप इन्फ्लेशन का पता लगा सकते हैं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 10 रुपए में आज से 10 साल पहले जो चीज खरीदी जा सकती थी, आज की डेट में 10 रुपए में शायद वो चीज आपको देखने को ना मिले। जिस गाड़ी की कीमत आज से 10 साल पहले लाख रुपए थी, वो गाड़ी शायद आज 2 लाख की मिले। जो घर आप आज से 10 साल पहले खरीदना चाहते थे, उसकी कीमत शायद 10 लाख, लेकिन आज उसी घर की कीमत शायद 50 लाख हो। तो ये जो डिफरेंस ऑफ वैल्यू है ना, यही है इन्फ्लेशन, यानी पैसे का मूल्य। 1 रुपया, 1 डॉलर या कोई भी करेंसी जो आज से 1 साल पहले वैल्यू रखती थी, उसकी वैल्यू आज के टाइम पर जरूर घटी या बढ़ी होगी, और वही उस पैसे की वैल्यू है और वही इन्फ्लेशन है। ब्रायन योगी बेरा का एक कोट यहां पर मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कहीं नहीं जा रहे, यह सिर्फ आपका भ्रम है। ग्राहम कहते हैं कि एक समझदार इन्वेस्टर को कभी भी बीते हुए समय के आधार पर फ्यूचर के बारे में अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कोई चीज बीते हुए कल में अच्छी हुई थी तो वही इन्वेस्टमेंट, वही तरीका, वही सोच फ्यूचर में भी काम करेगी। दूसरा, अनुमान लगाकर जल्दी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कि शायद अपने भाग्य के भरोसे कुछ वक्त के लिए सक्सेसफुल हो जाएं, उनका इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो जाए, पर उन्हें नहीं पता होगा कि कब उनके उस इन्वेस्टमेंट में उन्हें लॉस हो जाए, क्योंकि उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको उस बारे में कोई समझ नहीं है। यानी कि जो चीज जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, जो चीज जितनी जल्दी तरक्की करेगी, उसके वापस जमीन पर गिरने के उतने ही चांसेस हैं। तो इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट के लिए ग्राहम कहते हैं हमेशा हमारे पास सेफ्टी होनी चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को हमेशा खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे शेयरों का भविष्य रिटर्न हमेशा अपने पिछले रिटर्न के समान क्यों होना चाहिए। जब हर एक निवेशक का मानना है कि लंबे समय तक पैसे कमाने के लिए स्टॉक की गारंटी है, तो क्या बाजार में भारी गिरावट नहीं होगी।
जब एक बार ऐसा हो रहा है तो क्या फ्यूचर में उसी तरह के हाई रिटर्न मिल सकते हैं? ग्राहम बहुत ही प्रैक्टिकली सोचते हैं और जवाब देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो मूल्य है, उसकी वैल्यू है, हमेशा उसके लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का एक काम होना चाहिए। 1990 के दशक के अंत तक मुद्रास्फीति दूर हो रही थी, कॉर्पोरेट लाभ तेजी से बढ़ रहे थे और अधिकांश दुनिया शांति में थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था और न ही इसका मतलब यह हो सकता है कि शेयर किसी भी कीमत पर खरीदने के लायक थे। अब क्योंकि कंपनियां कमाई कर सकती हैं जो सीमित है, उसी तरह से इन्वेस्टर्स को भी स्टॉक में भुगतान करने के लिए अपने लालच को, अपनी कुल संपत्ति का कितना % वो झेल सकते हैं, उसका एक प्लान उनके पास जरूर होना चाहिए। माइकल जॉर्डन का एक एग्जाम्पल देकर ब्रायन समझाते हैं। वो कहते हैं कि माइकल जॉर्डन अपने पूरे समय में, जब तक उनका करियर रहा, वो सबसे बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे और बहुत सारे लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। जब भी उनके मैचेस होते थे, लोग भीड़ की तरह टूट पड़ते थे उनके मैचेस देखने के लिए, और इसके एवज में माइकल जॉर्डन को हर साल करीब $34 मिलियन का पेमेंट मिलता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही पैसा माइकल जॉर्डन की टीम को दिया जाए। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई एक पर्टिकुलर शेयर काम करता है, ना कि पूरी मार्केट। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप किसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, ये कॉल आपकी है, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है। ग्राहम आगे कहते हैं कि जब शेयर मार्केट में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, यहां तक कि इस फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं वो भी फेल हो चुके हैं, तब भी क्यों जो इन्वेस्टर है इन्हीं पर विश्वास। तो ग्राहम कहते हैं कि जिस तरफ सारे जा रहे हों उसके बारे में ध्यान से सोचें, अपने भविष्य के बारे में ध्यान से सोचें, क्योंकि शेयर बाजार का प्रदर्शन 3 ही रीजंस पर डिपेंड करता है। पहला, वास्तविक विकास, यानी कि कंपनियों की कमाई और उनका जो हर साल का प्रॉफिट है वो, उसमें वृद्धि। दूसरा, मुद्रास्फीति की वृद्धि, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें कीमतों की सामान्य बढ़ोतरी हो, बहुत तेज शूट अप ना हो रेट। तीसरा, सट्टा वृद्धि या गिरावट, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जनता की भूख में कोई वृद्धि या कमी। इन 3 ही फैक्टर्स पर शेयर बाजार चलता है। ग्राहम कहते हैं कि जब आप अनुमान लगाते हैं, ऐसा करते समय आप केवल एक ही चीज पर भरोसा कर सकते हैं कि आप शायद गलत हो जाएंगे। इकलौता सच यही है जो हमें अतीत सिखाता है, हमारा बीता हुआ कल सिखाता है, और वो ये कि भविष्य हमेशा हमें आश्चर्यचकित करेगा, यानी कुछ न कुछ सरप्राइजेस हमारे फ्यूचर में छुपे ही होंगे। और बाजार कभी भी किसी का सगा नहीं होगा, हमेशा उन लोगों को सरप्राइज करेगा जो लोग ये माने बैठे हैं कि उन्हें तो सब पता है। भविष्य में हर इंसान जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वो गलत साबित हो सकता है। तो हर तरह से आपको अपनी अपेक्षाओं को, अपने लालच को कम करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि अपने इमोशंस को निराश ना होने दें। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है उसके लिए आशा हमेशा एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। जो कॉन्फिडेंस है, जो उम्मीद है, वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वित्तीय बाजारों में वो उतना ही बेहतर भी हो सकता है। एक बार किसी ने, ब्रिटिश उपन्यासकार और निबंधकार जी के धन्य है वो जो कुछ भी उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो निराश नहीं होगा, यानी जिसे कोई उम्मीद ही नहीं है उसे हताश होने की क्या जरूरत। पर ब्रायन के शब्दों में शायद वो कोट एक बार फिर से सोचा जा सकता है और उसे इस तरह से समझा जा सकता है कि वो इंसान बेहतर है और धन्य है जो कभी कोई उम्मीद नहीं करता, कोई लालच नहीं करता, क्योंकि उसे हर एक चीज का आनंद प्राप्त होगा, वो हर एक चीज का मजा उठाएगा। जब हमें कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्राप्त करना होता है तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता भी अपनाना होता है। जिस जगह के लिए निकलना है हमें उसी दिशा की ओर मुंह करके चलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हमें अपना पोर्टफोलियो भी उसी तरह से तैयार करना चाहिए, है ना? कि इस बात पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप कितने ओपन हैं, कितना आक्रामक होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या आपको उस बारे में सोचने की जरूरत है? क्या आपको इतना ओपन होकर अपने पैसे फेंकने की जरूरत है? ये कैसे डिसाइड किया जाए कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसा फेंकना नहीं है बल्कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? इन सारी बातों को कहते हुए ग्राहम कहते हैं कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टमेंट पर कम निर्भर करते हैं और आप किस तरह के निवेशक हैं। यहाँ पर बुद्धिमान निवेशक यानी कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के 2 तरीके हैं। पहला, लगातार शोध, चयन और निगरानी करके स्टॉक, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड का मिश्रण बनाकर निवेश किया जाए, या एक स्थायी पोर्टफोलियो बना लिया जाए जो अपने आप काम करता हो। मतलब आप एक प्लान करके स्ट्रैटेजी वाइज कुछ एक शेयर्स खरीद लें और वो शेयर्स अपने आप में ही काम करते रहें, गुणित होते रहें और आपको फायदा पहुंचाते रहें। या दूसरा,
एक स्थायी पोर्टफोलियो बनाकर। तो ग्राहम का जो पहला थॉट है वो सक्रिय या उद्यमी है, मतलब उसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, वो आपका टाइम लेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जो दूसरी स्ट्रैटेजी है जो कि ऑटो पायलट पर चलती है, जो रक्षात्मक है, निष्क्रिय है, वो आपका कम समय लेती है। और जब बाजार शेकी हो जाता है, ऊपर नीचे होता है, उस वक्त इस तरह की स्ट्रैटेजी में आपको रुके रहने की जरूरत होती है लंबे वक्त तक। इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट के रूप में चार्ल्स एलिस ने कहा कि एक उद्यमी दृष्टिकोण फिजिकल है, यानी कि पहला तरीका जिसमें आपको लगे रहना पड़ता है वो फिजिकली बहुत डिमांडिंग है, आपको उसमें अपना सब कुछ झोंक देना पड़ता है, अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा टाइम। जबकि जो सेकंड थॉट है जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है पर वो सेफ है और वो आपसे लंबे समय की मांग करता है, इमोशनली आपका जो पैसा लगा हुआ है वो आपसे इमोशनली सपोर्ट की मांग करता है, मतलब लंबे समय तक आपको उसके साथ रहना पड़ता है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव खेल प्रशंसक की तरह सोचें कि आपको आपके विरोधी ने, आपके ओपोनेंट ने एक जटिल बौद्धिक चुनौती दी है, एक पहेली बूझी है। अब आपका दिमाग एक्टिव होकर उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देगा। अगर आप भागते हैं इससे, आप चाहते हैं कि ये जल्दी सुलझ जाए, तो फिर आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यानी अगर आप जल्दबाज नेचर के इंसान हैं, यानी कि अगर आप जल्द घबरा जाते हैं, आप पैसे की उलझन को सुलझाने के बजाय एक सिंपल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, देन जो पहला तरीका है जिसमें आपको अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना फोकस रखना होता है, वो आपके लिए नहीं है। इसके विपरीत आपको सिंपल और सेफ इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो दोनों तरीकों को जोड़ करके कंफर्टेबल फील करते हैं। वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें दोनों का ही मिक्सचर होता है, यानी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो अपना एफर्ट डालते हैं, चेक करते रहते हैं, साथ ही साथ वो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करते हैं जो कि अपने आप काम करती है ऑटो पायलट मोड पर, उसमें उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। दोनों ही थॉट प्रोसेस जो हैं एक जैसे हैं, मतलब इक्वली इंटेलिजेंट हैं। इसमें या तो आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सही चुनने के बारे में कंप्लीटली नॉलेजेबल हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट करियर में उन इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करें जिन्हें आपने सोच समझकर चुना है, और इमोशनल होकर बाजार की चाल को देखकर घबराएं नहीं, अपने उन शेयर्स को बेचें नहीं, अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को खत्म ना करें। एक्टिव और इनएक्टिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके बीच ग्राहम इन दोनों ही तरह के पोर्टफोलियोज और इन दोनों ही तरह की सोच वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि इनसिक्योरिटी दोनों के अंदर होती है, और इन्वेस्टमेंट का पूरा खेल ही इसी विचार पर है कि आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं, किस इन्वेस्टमेंट के साथ टिके रह सकते हैं, और अपने शेयर को बेचने या खरीदने का सही समय क्या है। क्या आप ये बात जानते हैं? कहते हैं कि एक रक्षात्मक निवेशक यानी कि सेफ इन्वेस्टर किस तरह से शुरू करता है। वो सबसे पहले सबसे बुनियादी निर्णय लेता है। वो ये डिसाइड करता है कि शेयरों में कितना रखा जाए और बॉन्ड और कैश में कितना रखा जाए, यानी कि एक ही जगह पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय जो टोटल जमा पूंजी है उसका कितना परसेंट शेयर्स में डाला जाए, कितना परसेंट बॉन्ड में रखा जाए और कितना परसेंट कैश रखा जाए। स्टॉक और बॉन्ड के बीच अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में ग्राहम की ये जो चर्चा है, इसमें सबसे असामान्य बात यह है कि इसमें कहीं भी उम्र का उल्लेख नहीं है, मतलब उम्र को कहीं भी नहीं डिस्कस किया गया है। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो वक्त के साथ साथ जो नॉलेज हासिल किया गया है, इसके खिलाफ दृढ़ता से उनकी सलाह ये बताती है कि ये माना जाता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में कितना जोखिम लेना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने साल के हैं, यानी आपको अपनी उम्र के हिसाब से जोखिम लेना चाहिए। इसका थंब रूल है कि 100 से आपकी उम्र घटाने से बाकी बची संख्या के बराबर प्रतिशत में स्टॉक व बाकी प्रतिशत में अपनी संपत्ति का निवेश बॉन्ड आदि में करना चाहिए। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और यानी कि एक 28 साल के आदमी को अपने पैसे का 72% स्टॉक में रखना चाहिए, 81 साल के आदमी को केवल 1 से 9% स्टॉक में रखना चाहिए। बाकी सबकी तरह ही 90s में ये जो थॉट था ये बहुत आम था। ये 2000 में एक बहुत ही फेमस किताब में एक तर्क दिया गया था कि अगर आप 30 साल से कम उम्र के हैं तो आपको अपने पैसे का 95% स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, भले ही आपके पास जोखिम के लिए कुछ भी ना बचा हो। जब तक आप इस सलाह के समर्थकों को अपने IQ से 100 घटाने की इजाजत नहीं देते हैं, तो आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आपको ये सेंस कर लेना चाहिए कि इस थॉट में कुछ तो गड़बड़ी है। आपकी एज के हिसाब से क्यों डिसाइड करना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं? देखिए, एक 89 इयर्स के आदमी को $3 मिलियन के साथ एक परफेक्ट कंप्लीट पेंशन और अपने आने वाली जो जनरेशन उनके लिए पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की सलाह दी जाती है। क्या ये मूर्खता नहीं है?
उसके पास पहले से ही बहुत सारी इनकम है, बहुत सारा पैसा है, और जब वो इंसान जाने वाला होगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो पहले से ही उन सारे शेयर्स की मालिक होगी। दूसरी तरफ एक 25 साल के आदमी को जो अपनी शादी और घर के लिए जो खर्चे जुटा रहा है, बचत कर रहा है, वो अपने सारे पैसे स्टॉक्स में डाल देगा। यदि शेयर बाजार एक बड़ा गोता लगा लेता है, मतलब डूब जाता है, तो उसके पास उसके खर्चे वाले हिस्से को कवर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जवान हैं, कितने युवा हैं, या आपके पास कितनी एज बची है। आपको अपने पैसे की आवश्यकता शायद 40 साल तक न पड़े, और बिना किसी वार्निंग के ही अचानक से आपको 40 मिनट बाद भी पड़ सकती है। मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आपको कब पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप अपना काम खो सकते हैं, तलाक ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट चीज आपके साथ हो सकती है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और अगर आपने ऐसे में अपनी सारी इनकम इन्वेस्ट कर रखी है तो आपके पास क्या बचेगा। मतलब अप्रत्याशित जोखिम कभी भी किसी के लाइफ में भी आ सकता है, इसलिए हर किसी को कुछ कैश अपने पास रखना चाहिए, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एक मिनट कैश में कन्वर्ट की जा सके। आखिरकार कई लोग ठीक से निवेश करना बंद कर देते हैं क्योंकि शेयर बाजार नीचे चला जाता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग स्पेकुलेशन, अनुमान लगाते हैं। आज कम काम करते हैं कि हम भविष्य में यानी फ्यूचर में गतिशील रूप से चार्ज किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में कैसा महसूस करेंगे। जब स्टॉक 1980 और 1990 के दशक में 15% या 20% सालाना बढ़ रहा था, तब ये इमेजिन करना आसान था कि आप और आपके स्टॉक आपके लाइफ में कैसे चलेंगे, मतलब आगे वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती हैं, यानी कि जब आपके पास सब इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ऐसे में जो लोग अनुमान लगाते हैं वो लोग अक्सर ऊंचे भाव में शेयर्स खरीदते हैं और कम भाव में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, और फिर बाद में खुद को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि हर किसी को बॉन्ड में कम से कम 25% ऑफ द इनकम इन्वेस्ट करना चाहिए। वो तर्क देते हैं कि ये एक तरह का कुशन है जो आपको शेयर बाजार में जब आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें आपको ये रिलीफ देगा। आपके जो बाकी के पैसे हैं उसको शेयर मार्केट में लगाने का आपको साहस देगा, हिम्मत देगा। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप कितना जोखिम ले सकते हैं, अपने जीवन की रियल सिचुएशन के बारे में सोचें कि वो कब तक बदल सकते हैं। आपके पास कितने कैश की जरूरत है, कितने कैश में आप अपना जीवन गुजार सकते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आप का मैरिटल स्टेटस, आप कुंवारे हैं, शादीशुदा हैं तो क्या पत्नी आपके साथ रहती है, पति आपके साथ रहते हैं, बच्चे हैं नहीं हैं, उनका क्या खर्च है, ट्यूशन की फीस कितनी देते हैं, क्या जो पैसे आपके पास हैं आप किसी को मालिकाना हक देना चाहते हैं, किसी को अपने बाद उसका वारिस बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने मम्मी पापा को उनकी बढ़ती उम्र में मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट बने रहना चाहते हैं। आपका करियर कैसा चल रहा है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, अगर बिजनेस में है तो कितना कमाते हैं, जॉब में है तो कितना कमाते हैं और क्या श्योरिटी है जॉब की, वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी कि आपकी इनकम और आपके खर्चे की जरूरतों को देखते हुए आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितने पैसे का रिस्क ले सकते हैं। अगर इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद, याद करने के बाद आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में अधिक से अधिक जोखिम ले सकते हैं, तो आप ग्राहम के न्यूनतम बॉन्ड या नकद में 25% के आसपास हैं। अगर नहीं तो अपने अधिक शेयरों को खत्म कर दें, क्योंकि अधिकतम निवेश यानी कि 75% बॉन्ड या नकदी में बढ़ते हैं। एक बार जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं तो उसे केवल अपनी विशेष जीवन परिस्थितियों में ही बदलें, यानी कि जब तक जरूरत ना हो तब तक उन्हें न छुएं। तब शेयर ना खरीदें जब शेयर बाजार बढ़ रहा हो, महंगा हो रहा हो, ऊंचे पे हो। ठीक वैसे ही अपने शेयर बेचे भी मत जब बाजार नीचे चला गया हो, लॉस हो रहा। जो ग्राहम का थ्योस है इसमें वो है डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना। एग्जाम्पल के तौर पर आइए मान लें कि आप काफी हाई लेवल जोखिम के साथ बहुत ही सहज हैं। मान लें कि आपके स्टॉक में 70% संपत्तियां हैं और बॉन्ड में 30%। अगर शेयर बाजार 25% बढ़ता है लेकिन बॉन्ड स्थिर रहते हैं तो अब आपके पास स्टॉक में 75% से कम और बॉन्ड में केवल 25% ही होगा। रोज रोज अपने स्टॉक्स के पीछे ना पड़ें, क्योंकि ऐसे में आप पागल हो जाएंगे। बेहतर है कि कुछ एक प्लानिंग कर लें। ब्रायन का सुझाव है कि आप नए साल और हर 4 जुलाई जैसे आसान टर्म्स को कॉइन कर लें। एक फिक्स कर लें कि हर 3 महीने में एक बार चेक करेंगे, हर 2 महीने में एक बार चेक करेंगे। मतलब ऐसा कि आप हमेशा सिर्फ उसी के बारे में ना सोचते रहें। भाई जब शेयर मार्केट में इतना ही पैसा है तो हम अपना
न- एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है जो कि कोई भी सोच सकता है कि भाई जब शेयर बाजार में इतना फायदा हो सकता है तो हम 100% इन्वेस्टमेंट उसमें क्यों ना करें, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा क्यों करें। ग्राहम इस बारे में कहते हैं, सलाह देते हैं कि स्टॉक में अपनी कुल संपत्ति का 75% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? ग्राहम कहते हैं कि क्या आपके सारे पैसे शेयर बाजार में हर किसी के लिए उपलब्ध हैं? इन्वेस्टर्स की एक छोटी सी संख्या के लिए, एक छोटे से ग्रुप के लिए 100% स्टॉक पोर्टफोलियो समझ में आ सकता है, और ये उन्हीं लोगों के लिए ठीक हो सकता है जिन लोगों ने ये सारे काम किए हों। कौन कौन से? अगर आपने कम से कम अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखा हुआ है, या फिर आप आने वाले कम से कम 20 सालों तक लगातार निवेश करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर आप ईयर 2000 में जो क्राइसिस हुई थी शेयर मार्केट में उससे बच गए हैं, या फिर आपने उस दौरान अपने शेयर नहीं बेचे, या फिर आपने उसी दौरान यानी कि साल 2000 में जब शेयर मार्केट डूब रही थी तब बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हों। तो जब तक आप पूरी ऑनेस्टी से इन सारे पॉइंटर्स को कंसिडर नहीं कर लेते तब तक आपको अपने सारे पैसे शेयर बाजार में नहीं डालने चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट, एक सर्टेन परसेंटेज पर ही खेलना चाहिए। ग्राहम अपने दिनों की बात करते हैं कि उस वक्त बॉन्ड निवेशकों को, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को दो बेसिक ऑप्शंस का सामना करना पड़ता था। पहला टैक्स फ्री या दूसरा टैक्सेबल। पहला छोटे समय के लिए या फिर दूसरा लंबी इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड लें या फिर बॉन्ड फंड लें। तो इस पर आगे कहते हुए ब्रायन बताते हैं कि जब तक कि आप सबसे कम टैक्स ब्रैकेट में ना हो, आपको अपने पेंशन खाते के बाहर केवल कर मुक्त बॉन्ड खरीदना चाहिए। मतलब ऐसा कोई बॉन्ड ना लें जिसमें आपको टैक्स देना पड़े, वरना क्या होगा कि आपकी बॉन्ड की आय का बहुत सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा। दूसरा, कम समय के लिए लें या ज्यादा समय के लिए। तो अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं यानी टैक्स बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं। हालांकि जो छोटे समय का बॉन्ड होता है वो थोड़े दिन में निपट जाता है। दूसरी तरफ अगर ब्याज की दरें गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और दीर्घकालिक बॉन्ड छोटे से बेहतर प्रदर्शन करता है। इस चीज को आप छोटे टर्म और लंबे टर्म के बॉन्ड्स को कंपेयर करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बॉन्ड फंड जो है वो हर मंथ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको मिल सकते हैं, सस्ते होते हैं और इसमें वैरायटी भी होती है, जिससे आप अपने कमीशन के भुगतान के बिना मौजूदा दरों पर सीधे फंड में फिर से निवेश कर सकते हैं। और अधिकतर जो इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड फंड पर्सनल बॉन्ड को हराते हैं। अब सवाल यह आता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनकम कैसे ली जाए। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उसको जमा या मनी मार्केट खातों के बैंक प्रमाण पत्रों से बाहर जाने पर विचार करना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर को इन विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए जो हैं ट्रेजरी सिक्योरिटीज, सेविंग बॉन्ड्स, मॉर्गेज सिक्योरिटीज, एन्युइटीज, प्रेफर्ड स्टॉक या फिर नॉर्मल शेयर। तो ब्रायन कहते हैं कि डिफेंसिव होने से अच्छा है कि एक प्लान्ड वे में बहुत ही अग्रेसिव खेला जाए, और वही सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस है। यानी कि प्लान्ड वे में आक्रमण करना ही सबसे अच्छा डिफेंस है। जब मार्केट इतनी वोलेटाइल थी, इतनी डूब रही थी, तब भी बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले ग्राहम की उस बात को याद रखना चाहिए कि जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपको समय और ऊर्जा लगाने की आपकी इच्छा के मुकाबले जोखिम के प्रति आपको कितना रचनात्मक होना चाहिए, वो बात याद रखनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में सही तरीके को अपनाते हैं तो स्टॉक में निवेश करना और आपके पैसे को बॉन्ड और नकदी में पार्किंग करना कितना आसान है। सन 2000 के शुरू में होने वाले शेयर बाजार में यदि आपने लॉस उठाया है और यदि बदले में आपको ये लगता है कि अब आप कभी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक पुरानी स्ट्रैटेजी कहती है कि दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। क्योंकि सन 2000 और 2002 की जो इतनी बुरी स्थिति थी स्टॉक मार्केट की, उसमें बहुत सारे लोग दिवालिया हो गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने वापस शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया और अपने उस एक्सपीरियंस को उसमें डाला जो उन्होंने सन 2000 के क्राइसिस में सीखा था। अगर हम इसको लॉजिकल रूप में देखें कि जिन लोगों ने सन 2000 में अपने पैसे खोए थे, आज भी वो कुछ शेयर्स के मालिक हैं, तो जो आज वो शेयर्स के मालिक है इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। पर ग्राहम के हिसाब से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। तो सवाल उठता है कि क्या आप जानते हैं कि आपको क्या खरीदना चाहिए? तो ग्राहम कहते हैं कि सबसे पहले रक्षात्मक निवेशक को हमेशा बचाव करना चाहिए। यह विश्वास कि आप बिना होमवर्क किए स्टॉक ले सकते हैं, उससे 1980 के दशक और 1990 के दशक के शुरुआत में सबसे पॉपुलर बात यह थी, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पॉपुलर रूल यह था कि जो आप जानते हैं उसे खरीदें। यानी जिसके बारे में आपको जानकारी है आप उसी पर अपना पैसा लगाएं, अनुमान न लगाएं।
दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो ग्राहम यहाँ पर कहते हैं वो ये है कि क्या आप अपना रोल खुद प्ले कर सकते हैं। यानी कि जब आप शेयर मार्केट में उतरते हैं तो क्या खरीद फरोख्त आप खुद कर सकते हैं। ग्राहम का सजेशन है इसे खुद करें। अगर आपके पास स्टॉक खरीदने के लिए बहुत कम पैसा है तो भी आप ऑनलाइन ब्रोकरेज के माध्यम से स्टॉक खरीद सकते हैं। ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइट्स उपलब्ध कराए गए हजारों शेयर्स की प्रत्येक पीरियाडिक खरीद पर केवल कुछ 1% चार्ज करती हैं। आप हर हफ्ते या हर महीने निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां तक कि आपके बैंक के खाते से इलेक्ट्रॉनिक डेबिट क्रेडिट है या अपने पे चेक से सीधे खाते से स्टॉक में अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। जबकि जो ब्रोकर है वो आपको शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है इसके भी पैसे चार्ज करता है। पारंपरिक जो ब्रोकर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स के विपरीत जो आपको एक बड़े से सर्टेन अमाउंट के बिना खाता तक नहीं खोलते, वहीं इस तरह के ऑनलाइन फर्म्स के पास जीरो बैलेंस पर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं और वो उन इन्वेस्टर्स के लिए तैयार हैं जो ऑटो पायलट पर अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। अगली बार कि आप जारी करने वाली कंपनियों से सीधे पर्सनली स्टॉक खरीद सकते हैं। 1994 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस चीज को अलाउ कर दी। आप सीधे कंपनियों से शेयर्स खरीद सकते हैं जिस पर पिछले कई सालों से रोक लगी हुई थी और सैकड़ों कंपनियों ने इंटरनेट पर अपने प्रोग्राम्स चलाए जिसमें उन्होंने सीधे लोगों को इनवाइट किया और ब्रोकरेज के बिना शेयर खरीदने की पेशकश की। कंपनीज अक्सर तरह तरह के इन्वेस्टमेंट उसमें कराती हैं और उसके अगेंस्ट कुछ एक चार्ज भी करती हैं, लेकिन वो कितना भी चार्ज करे पर वो जो रेगुलर ब्रोकर है उससे तो सस्ता ही होता है। हालांकि ये चेतावनी भी दी जाती है कि आपके अंत के वर्षों के लिए छोटी छोटी राशि के शेयरों को खरीदने से बड़े टैक्स के सिरदर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप अपनी खरीद के स्थायी और व्यापक रूप से विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार नहीं है, मतलब आप अपना डेटा बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो सबसे पहले आप खरीदारी ना करें और केवल एक स्टॉक में निवेश ना करें, या फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि जब तक आप अपने दांव को फैलाने के इच्छुक नहीं होंगे, आप रिस्क लेने के इच्छुक नहीं होंगे, रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी शर्त नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शर्त लगाते ही जीतने के साथ साथ हारने का भी इक्वली खतरा होता है। 50-50% चांसेस होते हैं। ग्राहम के अनुसार इन्वेस्टर्स के लिए 10 to 30 शेयर्स के बीच एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, खासतौर से वो लोग जो कि अपने शेयर खुद चुनना चाहते हैं। लेकिन आपको ये पक्का करना होगा कि आप केस में अपना सारा पैसा नहीं डालेंगे। पर इसमें खतरा ये होता है कि जो लोग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा उसको मॉनिटर करते रहते हैं और धीरे धीरे ये आपको एक सट्टेबाज बना देता है। आपके अंदर जुआ खेलने की प्रकृति आ जाती है, यानी कि अनुमान लगाने लगते हैं, आप स्पेक्यूलेशन करने लगते हैं अपने पैसों के साथ। वहीं जो लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं। अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, जैसे कि एक रक्षात्मक निवेशक, डिस्काउंट ब्रोकर, वित्तीय योजनाकार या फिर एक पूरी तरह से सेवा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से आप स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि वो लोग दिन भर यही काम करते हैं, वो बेटर आपको गाइडेंस दे सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको स्टॉक पिकिंग का अधिकांश काम खुद करना होता है। दूसरी तरफ अगर आप समय नहीं दे सकते हैं या खुद के लिए ब्याज नहीं कमा सकते हैं तो फिर किसी को स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए अपॉइंट कर दीजिए। उसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ऐसे लोगों की आपको हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है कि आप उसे कभी भी डेलीगेट ना करें। ये केवल आप और आप ही कर सकते हैं कि क्या आपका सलाहकार भरोसेमंद है। सबसे पहले एक भरोसेमंद सलाहकार ढूंढें और फिर उसको कोई काम डेलीगेट ना करें, उसे अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से काम करने दें। अब जब आपने ये काम कर लिया तो एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, आपको म्यूचुअल फंड बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रक्षात्मक निवेशक के लिए अपने स्वयं के संपूर्ण पोर्टफोलियो पर निगरानी के बिना स्टॉक ओनरशिप का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को नियमित रूप से संभालने के लिए कम पैसे पर आप एक पेशेवर चुनकर यह सुविधा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें फायदा यह है कि इंडेक्स पोर्टफोलियो या फिर म्यूचुअल फंड पर बहुत ज्यादा समय इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, इन्हें रोज चेक करने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे जरूरी बात यह कि अपने इन्वेस्टमेंट साइकिल को कभी ना तोड़ें, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा अपने पैसों का प्लान बना रखा है कि हर 3 महीने में, 6 महीने में या साल में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसे आप कभी ना तोड़ें, चाहे मार्केट की हालत कैसी भी हो। पर हाँ, सोच समझकर प्लान करके वो सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट जरूर करें, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस चलता रहेगा।
हर कोई हमें यह बताता है कि क्या करना चाहिए। क्या कोई ऐसा भी है जो हमें यह बताए कि क्या नहीं करना चाहिए? हम यहाँ पर उन डोंट्स के बारे में भी जिक्र करते हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। हाई रिटर्न बॉन्ड, जिन्हें ग्राहम सेकेंड ग्रेड या लोअर ग्रेड कहते हैं और आज इसे जंक बॉन्ड कहा जाता है। अपने दिन में यह डिफॉल्ट निवेश के जोखिम को दूर करने के लिए एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए बहुत महंगा और बोझिल था। आज हालांकि 130 से अधिक म्यूचुअल फंड जंक बॉन्ड में विशेषज्ञ हैं। ये फंड कार्ट लोड द्वारा जंक खरीदते हैं। वो दर्जनों अलग अलग बॉन्ड्स रखते हैं। ये विविधता की कठिनाई के बारे में ग्राहम की शिकायतों को कम करता है। सन 1978 के बाद से जंक बॉन्ड बाजार का 4.4% वार्षिक औसत डिफॉल्ट रूप से चला गया है, लेकिन उन चूक के बाद भी जंक बॉन्ड ने 10 साल के वार्षिक ट्रेजरी बॉन्ड के लिए 8.6% बनाम 10% की वार्षिक वापसी की है। दुर्भाग्यवश अधिकांश जंक बॉन्ड फंड उच्च शुल्क लेते हैं और आपके निवेश की मूल राशि को संरक्षित करने का खराब काम करते हैं। यदि आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो एक जंक फूड उपयुक्त हो सकता है जो आपके पेंशन की पूरक के लिए अतिरिक्त मासिक आय की तलाश कर रहे हैं और मूल्य में अस्थायी टंबल सहन कर सकते हैं। यदि आप किसी बैंक या अन्य वित्तीय कंपनी में काम करते हैं तो ब्याज दरों में तेज वृद्धि आपके रेस को सीमित कर सकती है या यहां तक कि आपकी नौकरी की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए एक जंक फंड जो कि ब्याज दरों में वृद्धि के दौरान अन्य बॉन्ड फंडों से बेहतर प्रदर्शन करता है, उसके रूप में समझ में आता है। आपके 401 में एक प्रतिद्वंदी है, एक जंक बॉन्ड फंड। हालांकि बुद्धिमान निवेशक के लिए ये केवल एक मामूली विकल्प दायित्व नहीं है। ग्राहम ने जंक बॉन्ड की तुलना में विदेशी बॉन्ड को बेहतर शर्त नहीं माना। आज हालांकि विदेशी बॉन्ड के एक किस्म में निवेशकों के लिए कुछ अपील हो सकती है जो बहुत सारे जोखिम का सामना कर सकते हैं। लगभग 1 दर्जन म्यूचुअल फंड ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रूस और वेनेजुएला जैसे उभरते बाजार देशों में जारी बॉन्ड लगे हैं। कोई साझेदार निवेशक इस तरह मसालेदार होल्डिंग्स में कुछ बॉन्ड पोर्टफोलियो का 10% से अधिक नहीं रखेगा, लेकिन उभरते बाजार बॉन्ड फंड शायद ही कभी अमेरिकी शेयर बाजार के साथ समन्वय में चल पाते हैं। इसलिए वो दुर्लभ निवेशों में से एक हैं जिनके डाउन होने के कारण भी गिरने की संभावना नहीं है। इससे आपको अपने पोर्टफोलियो में आराम का एक छोटा कोना मिल सकता है जब आपको इसकी जरूरत। हमेशा ध्यान रखें कि स्टॉक्स खरीदने या बेचने की आपकी उत्सुकता आपके रिटर्न को कम कर सकती है, यानी कि जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें, लंबे वक्त के लिए खेलें। और हाँ, एक जरूरी बात, जब आप निवेश के बजाय व्यापार करते हैं तो आप सामान्य आय में लंबी अवधि के लाभ को बदल देते हैं। इसमें सब कुछ जोड़ें। एक स्टॉक व्यापारी को स्टॉक खरीदने और बेचने पर कम से कम 10% हासिल करने की आवश्यकता है। अकेले भाग्य से कोई भी ऐसा कर सकता है। इसे अक्सर जुनूनी ध्यान को न्याय संगत बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त होता है, साथ ही साथ नाइटमिश तनाव उत्पन्न करता है। क्या यह असंभव है? हजारों लोगों ने कोशिश की है और सबूत स्पष्ट है। जितना अधिक आप व्यापार करेंगे, आप उतना ही कम रखें। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वित्त प्रोफेसर ब्रैड बाबर और टेरेंस ओडेन ने एक प्रमुख छूट ब्रोकरेज फर्म के 66,000 से अधिक ग्राहकों के व्यापारिक रिकॉर्ड की जांच की। सन 1991 से 1996 तक इन ग्राहकों ने 1.9 मिलियन से अधिक का व्यापार किया। अध्ययन में लोगों ने हर साल कम से कम आधा प्रतिशत अंक औसत से कम प्रदर्शन किया, लेकिन व्यापार लागत के बाद सबसे सक्रिय इन व्यापारियों ने प्रति माह अपने स्टॉक होल्डिंग में से 20% से अधिक स्थानांतरित किया। बाजार को हर साल 6.4% अंक से रौंदने के बाद, हालांकि अधिकांश निवेशक जिन्होंने औसत माहौल में अपने कुल होल्डिंग्स का 0.2% कम से कम कारोबार किया है, बाजार की कीमतों के बाद भी एक विस्कर द्वारा बाजार को बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। अपने ब्रोकर्स और आईआरएस को अपने लाभ का एक बड़ा हिस्सा देने के बजाय उन्होंने लगभग सब कुछ अपने पास रखा। तो लेसन क्लियर है, सबक स्पष्ट है, कुछ ना करें, वहीं पर खड़े हो जाएं। ये हर किसी के लिए ये स्वीकार करने का समय है कि दीर्घकालिक निवेशक शब्द जो है अनावश्यक है। एक दीर्घकालिक निवेशक ही एकमात्र प्रकार का निवेशक है। कोई भी जो एक समय में कुछ महीनों से अधिक समय तक स्टॉक नहीं रख सकता है, वो एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि पीड़ित के रूप में खत्म हो जाता है। मतलब कि जो छोटे छोटे अंतराल के लिए इन्वेस्ट करता है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं रह सकता, हमेशा उसका लॉस होगा, जिसका फायदा दूसरे उठाएंगे। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं है, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। एक अच्छा भाग्य बनाने के लिए बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है, बहुत ही संभाल कर लिखना पड़ता है अपना भाग्य। पर जब आप वो चाहा हुआ भाग्य पा लेते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा बन जाते हैं, तो उसे बनाए रखने के लिए आपको
उससे 10 गुना ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है। ब्रायन कहते हैं कि टाइमिंग कुछ भी नहीं है। एक आदर्श दुनिया में एक बुद्धिमान निवेशक केवल तभी स्टॉक खरीदेगा जब वो सस्ते होंगे, और जब वो ओवरराइड हो जाएंगे तो उन्हें बेच देगा। फिर बॉन्ड और नकदी के बंकर को छेड़ने का प्रयास करेंगे जब तक कि स्टॉक फिर से खरीदने लायक सस्ता ना हो जाए। सन 1966 से सन 2001 के अंत तक एक अध्ययन में यह दावा किया गया था कि स्टॉक में लगातार $1 के निवेश को रखने से ये $11.71 का हो गया था। लेकिन अगर आपने प्रत्येक वर्ष के 5 सबसे बुरे दिनों से पहले अपने स्टॉक से इसे बाहर निकाल लिया था तो आपका मूल $1 $987.12 हो गया होता। सबसे जादुई बाजार विचारों की तरह यह हाथ की सफाई पर आधारित है। वास्तव में आप कैसे बुरे दिन आने से पहले पता लगा सकते हैं कि कौन से दिन सबसे बुरे दिन होंगे। यानी अगर आप ये पता लगा पाएं कि मार्केट कब कब नीचे जाने वाली है तो जाहिर सी बात है आप अनगिनत अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। 7 जनवरी सन 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के शीर्ष वित्तीय पूर्व अनुमानकर्ताओं में से एक के साथ एक इंटरव्यू दिखाया जिसने निवेशकों से बिना किसी हिचकिचाहट के शेयर खरीदने का आग्रह किया। यह बहुत ही दुर्लभ बात है कि आप इस घोषणा को सुनने के बाद भी अयोग्य हो सकते हैं। उस फोरकास्टर का नाम एलन ग्रीनस्पैन था और यह बहुत ही दुर्लभ है कि उन्होंने हर उसको अयोग्य ठहराया जो इस पल का लाभ ना उठा सके, फिर वो चाहे फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ही क्यों न थे। ग्रेट शेयर बाजार के डिप्रेशन के बाद सन 1973 और सन 1974 आर्थिक विकास के लिए सबसे खराब साल थे। तो क्या पेशेवर एलन ग्रीनस्पैन की तुलना में किसी भी समय बाजार को बेहतर बना सकते हैं? 3 दिसंबर सन 2001 को RM लेरी एंड कंपनी की मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्यक्ष केट लेरी ली ने कहा, अधिकांश गिरावट के पीछे पड़ने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि सन 2002 की पहली तिमाही के लिए स्टॉक बढ़िया लग रहा है और ये भविष्यवाणी करते हुए अगले 3 महीनों में शेयर्स ने औसतन 0.28% रिटर्न अर्जित किया, जिसने नकदी से 1.5% अंडर परफॉर्म किया। इस विचार में लेरी अकेली नहीं है। ड्यूक विश्वविद्यालय के 2 इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स के एक अध्ययन में पाया गया कि यदि आपने सभी बाजार टाइमिंग न्यूज लेटर्स के सर्वश्रेष्ठ 10% की सिफारिशों का पालन किया होता तो आपने सन 1991 से सन 1995 तक 12.6% वार्षिक रिटर्न अर्जित की होती। लेकिन आपने उन्हें देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया और अपने पैसे को स्टॉक इंडेक्स फंड में रखा होता तो आपको 16.4% की आय होती। जैसा कि डेनिश दार्शनिक सोरेन कीरकेगार्ड ने उल्लेख किया है कि जीवन को केवल बीते समय से ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे भविष्य में ही जीना चाहिए। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको सिर्फ वही दिखेगा कि कब आपने शेयर्स को खरीदा और बेचा था, लेकिन आप इसे देखकर सोच में न पड़ जाएं। जब आप वास्तविक समय में इसे देख रहे हो, बस केवल इसमें अंदर जाना है और तुरंत बाहर निकलना है, यानी कि सिर्फ उससे सीखना है और वो लर्निंग फ्यूचर के लिए अप्लाई करना है अपने प्रेजेंट में। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सच ये है कि अक्सर इसके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई है। सच ये है कि लोगों का नुकसान बहुत हुआ है, पर क्या उस नुकसान की वजह स्टॉक मार्केट है या उनकी अपनी सोच? ये सोचने का विषय है। अगर हम स्पेक्यूलेशंस या अनुमान पर आधारित इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैक्सिमम टाइम पर हमारा लॉस होने के चांसेस हैं, और लोगों के साथ हुआ भी वैसा ही, जिसका सारा ब्लेम उन्होंने शेयर मार्केट पर डाल दिया। तो अब सवाल यह आता है कि सही तरीका क्या है? सही तरीका है स्टॉक मार्केट को समझना। सही तरीका है सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें इसको समझना। सही तरीका है यह जानना कि क्या सारे पैसे एक ही जगह पर लगा दिए जाएं। इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बकेट। जीवन की सारी महान सफलताएं, सक्सेस फोकस होने से मिलती हैं, एकाग्रता से बनती हैं। जैसा कि ग्राहम कहते हैं, आम शेयर्स से वास्तव में बड़े भाग्य उन लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। उन लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं जिन्होंने अपना सारा पैसा एक निवेश में लगाया था जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी सबसे अमीर लोग एक एकल उद्योग या एक एकल कंपनी में केंद्रित निवेश में अपनी संपत्ति का पता लगाते हैं। सन 1982 से अब तक उदाहरण के तौर पर देखें तो फोर्ब्स 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में से लगभग सभी ने अब तक अनडाइवर्सिफाइड फॉर्च्यून से ही डोमिनेट रहे हैं। हालांकि लगभग कोई छोटी किस्मत इस तरह से नहीं बनाई गई है और न ही इस तरह से कोई बड़े भाग्य लिखे गए हैं। कार्नेगी ने जो
लिखा है उसकी उपेक्षा की गई है। वो ये है कि एकाग्रता जीवन की अधिकांश महान असफलताओं को भी बनाती है। फोर्ब्स की रिच लिस्ट पर फिर से नजर डालें तो पाएंगे कि सन 1982 में वापस फोर्ब्स 400 के सदस्यों का औसत मूल्य $230 मिलियन था। 2002 के फोर्ब्स 400 पर इसे बनाने के लिए औसत 1982 के सदस्य को अपने धन पर केवल 4.5% औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी। इस अवधि के दौरान जब बैंक खातों की तुलना में कहीं अधिक कमाई हुई और शेयर बाजार ने 13.2% का वार्षिक औसत प्राप्त किया, तो क्या आप जानते हैं कि सन 1982 से फोर्ब्स 400 में से कितने भाग्यशाली अमीर 20 साल बाद सूची में बने रहे? मूल सदस्यों में से केवल 64, और 2002 की सूची में अभी भी 16% हैं जो अपने सभी अंडे एक टोकरी में ही रखे हुए हैं, जो उन्हें पहली बार सूची में मिल गए थे, जैसे तेल, गैस या कंप्यूटर जैसे उद्योगों में। जो हार्डवेयर या बुनियादी निर्माण या अन्य सभी मूल सदस्य इनसे दूर हो गए। जब कठिन समय हिट होता है तो इन लोगों में से कोई भी लगभग सभी बड़े लाभों के बावजूद जो बहुत सारा धन ला सकते हैं, उन्हें ठीक से तैयार किए गए हैं। वो केवल खड़े और लगातार बदलती अर्थव्यवस्था के कारण क्रंच पर खड़े रह सकते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में हमेशा ये कहा जाता है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन अ सेम बकेट, लेकिन शेयर मार्केट के लिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि आपको किसी एक शेयर पर जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा और सटीक जानते हो उस पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन लोग लोकप्रिय होना चाहते हैं उनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। खुशी की चाहत रखने वालों की खुशी उनके हाथ में नहीं होती, उनके नियंत्रण में नहीं होती, दूसरों के हाथ में होती है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी खुशी अपने हाथ में रखे, अपने कंट्रोल में रखे। आज के जमाने में पैसा भी एक तरक्की में ही काउंट होता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर समय बाजार जो है वो ज्यादातर शेयरों के मूल्य निर्धारण में सटीक होता है। लाखों खरीदार और विक्रेता सही कीमत पर कंपनियों के मूल्य निर्धारण में एक औसतन अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कीमत सही नहीं होती, इसलिए निर्णय भी गलत हो जाते हैं। ऐसे समय में ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर को शेयर मार्केट की छवि को समझने की जरूरत है। शेयर मार्केट की छवि मतलब कब वो जब अच्छा कर रहा है या कब वो खराब कर रहा है। जिनका लॉस होता है, जिन लोगों का शेयर मार्केट में लॉस होता है, उनमें से अक्सर अधिकतर लोग शेयर मार्केट की छवि को धूमिली करते हैं, गंदा ही करते हैं, उसे खराब बताते हैं। पर स्टॉक कैसे गलत हो सकते हैं? यानी कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को पूरी तरह से शेयर बाजार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसको उसके साथ व्यापार करना चाहिए, यानी उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए समय के साथ चलते हुए, मार्केट को देखते हुए, लेकिन केवल इस हद तक ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जितना वो एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकता है, अपनी जरूरतों को काटे बिना। देखिए, शेयर मार्केट का काम जो है वो है आपको प्रॉफिट देना, और एक इन्वेस्टर का काम यह है कि मौका देखते हुए, समय के साथ साथ अपने प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए सही खरीद फरोख्त करे, शेयर को बेचे या खरीदे। सिर्फ इसलिए आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट ना करें कि आपको बस पैसे कमाना है। पैसे कमाने के लिए शेयर मार्केट को समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप ये सोचें कि शेयर मार्केट जैसा आप चाहें वैसा रुख अपनाएगी, तो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर अगर किसी का लॉस हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं किसी का फायदा भी हो रहा होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका फायदा किस शेयर में है, किस इन्वेस्टमेंट में है, किस वक्त उसे खरीदने में है। इस दुनिया में हर कोई इन्वेस्टर है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, कोई पैसे इन्वेस्ट करता है, कोई वक्त इन्वेस्ट करता है, कोई किसी को जॉब देता है और उसके टैलेंट पे इन्वेस्ट करता है। तो कुल मिलाकर हम सारे के सारे इन्वेस्टर हैं। आपकी चाहत है ज्यादा पैसे कमाना, ज्यादा रिच होना, तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको आपके पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा, उसे इस लायक बनाना पड़ेगा कि जब आप सो रहे हो तब भी वो आपके लिए काम करता रहे। और ऐसा करने के लिए आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन अगर एक बेंचमार्क की बात की जाए तो बेंजामिन ग्राहम की यह किताब अपने आप में एक बेंचमार्क है, जिसे पढ़कर सारे लोग कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। वॉरेन बुफे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, और ये किताब जिन्हें वॉरेन बुफे
गुरु मानते हैं उन्होंने लिखी है, बेंजामिन ग्राहम ने। सभी ग्रेट इन्वेस्टर्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बाइबल की तरह पूछते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो इसके बारे में सुनना, इसके बारे में डिस्कस करना, बारे में चर्चा करना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम है और इसे समझना अपने आप में ही बहुत ही फायदेमंद है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट और एक होता है डिफेंसिव। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वो होती है कि आप खरीदते जाइए, पर क्या उसमें फायदा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब मार्केट क्रैश होता है, लोगों को लॉस होता है, तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। तो पहले हमें शेयर मार्केट के टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, यानी कि अग्रेसिव वर्सेस डिफेंसिव क्या है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं जो अमीर बनना चाहते हैं और इसके लिए वो दोनों शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों दोस्त लगभग एक जैसे ही हैं, दोनों काफी समझदार हैं और उन दोनों का नेटवर्थ भी, यानी जितने पैसे उनके पास, वो सब एक जैसा है। पर एक बात दोनों में अलग है और वो ये है कि उनमें अग्रेसिव इन्वेस्टर है और दूसरा डिफेंसिव। जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि हम जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, इसीलिए वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो जल्द से जल्द हाई रिटर्न दें, भले ही वो कंपनी अच्छी हो या बुरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि जो दूसरा दोस्त है जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट करता है, संभाल कर पैसे इन्वेस्ट करता है, वो सोचता है कि कम से कम रिस्क में रिटर्न मिल जाए, भले ही रिटर्न कम ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सेफ हो। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट वाला है उसको 100 रुपए का प्रॉफिट होता है एक शेयर से, वहीं जो दूसरा है जो कि सेफ इन्वेस्टमेंट करता है, डिफेंसिव इन्वेस्टर है, वो उसको सारे शेयर मिलाकर भी 100 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, पर हाँ उसे प्रॉफिट होता है। तो ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि भाई अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बेटर है। जी नहीं, इसके आगे की कहानी यह है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर ने 4 महीने में 4 इन्वेस्टमेंट किए, चारों स्टॉक्स में उसने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उसके पहले इन्वेस्टमेंट में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 2 का, तीसरे में 12 का, चौथे में 20 का। मतलब अगर हम देखें तो उसे कुल मिलाकर लगभग 9% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं। उसने 4 महीने में 40,000 रुपए में कुल 8 अलग अलग स्टॉक्स खरीदे। पहले इन्वेस्टमेंट में उसे 50% का घाटा हुआ, दूसरे में उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, तीसरे में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ और चौथे में उसे 10% का घाटा हुआ। तो इसी 4 महीने के एंड तक उसे लगभग 2% का प्रॉफिट हुआ। अब अग्रेसिव इन्वेस्टिंग की यही मुसीबत है, जो कम समय में हाई रिटर्न तो दे सकती है, पर जब आप उसे तो पाएंगे कि लंबे समय में वो बहुत ज्यादा आपको लॉस मिलने जा रही है। ये एक तरह का जुआ ही समझिए कि आप एक बार जीत तो जाते हैं, पर कितनी बार हारेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। वो हार इतनी बार भी हो सकती है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मतलब ये कि कम प्रॉफिट पर बिना लॉस के इज बेटर ऑप्शन। डिफेंसिव इन्वेस्टर होना इज बेटर ऑप्शन। बेंजामिन ग्राहम आगे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस के मालिक हैं और आपका एक पार्टनर है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके घर आता है और रोज आपको ऑफर देता है। बिजनेस खरीद सकते हो या बिजनेस उससे बेच सकते हो, मतलब उससे कर सकते हो। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट बहुत ही भावुक यानी कि इमोशनल है। इमोशनल इंसान नॉर्मली तो ठीक रहते, अच्छे होते हैं, पर कई बार वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आपको रियल वैल्यू से बहुत हाई प्राइस दे देंगे। कई बार इतने इमोशनल हो जाएंगे, इतना गुस्सा हो जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा लॉस करा देंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक बिजनेस है जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू 10,000 रुपए है, लेकिन इस बात से मिस्टर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो खुश होता है तो 10,000 रुपए के बदले आपको 20,000 रुपए भी दे सकता है, पर अगर उसका मूड खराब हो गया तो 10,000 के बदले वो आपको 2 रुपए भी नहीं देगा। हाँ, पर मिस्टर मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको कभी भी किसी भी प्राइस पर आपका बिजनेस खरीदने या बेचने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। वो बस आपको मौका देता है, क्योंकि वो आपका दोस्त है। वो कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा, वो वेट करेगा। स्टॉक मार्केट ठीक मिस्टर मार्केट की तरह ही काम करता है। ये कई बार लॉजिकल नहीं होता, पर वो लोगों के इमोशनल इन्वेस्टमेंट से, रैंडम इन्वेस्टमेंट से बदलता रहता है। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मिस्टर मार्केट से कोई भी बिजनेस तभी खरीदो, स्टॉक मार्केट में कोई भी बिजनेस तभी करो जब वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बेच रहा हो, और तभी बेचो जब आपके बिजनेस को उसके वैल्यू से ज्यादा पैसे मिल रहे हों। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब मार्केट में सब बेच रहे हों तो आप खरीदो, और जब सब खरीद रहे हों तो आप
बेचो। अच्छा, डिफेंसिव इन्वेस्टर को पैसिव इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। बेंजामिन ग्राहम लोगों को अक्सर डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने की ही सलाह देते हैं। अपनी इस किताब में वो कहते हैं कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च एवं एनालिसिस कर सकें, इसलिए उन्हें डिफेंसिव इन्वेस्टर ही बनना चाहिए। अपनी इस किताब में वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा फंडामेंटल रूल बताते हैं जो कि लोगों को डिफेंसिव इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा। इन्वेस्टर बनने के लिए किसी को भी पोर्टफोलियो को 50-50 में बांट देना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर आपके पास कुल 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए हैं तो 5,000 रुपए स्टॉक्स या इक्विटी में डालें और बाकी के 5,000 रुपए बॉन्ड, डेट, कैश या किसी और इन्वेस्टमेंट विकल्प में रखें और इसी 50-50 के रेशियो को मेंटेन किए रखें। मतलब ये कि अगर आपको स्टॉक से 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसे निकालकर दूसरे साइड में डाल दें और फिर से 50-50 का बैलेंस कर दें। ये एक निश्चित अंतराल तक ऐसे ही हर महीने या 3 महीने पर करते रहें। अब आप इक्विटी में जो निवेश करेंगे वो कम से कम 10 कंपनियों या ज़्यादा से ज़्यादा 30 अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में निवेश करेंगे, वो भी वैसी कंपनियों में जो लगातार कई वर्षों से अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं और आगे आने वाले 20-25 सालों में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगी। यानी कि वैसी कंपनियों को ढूंढिए जिनके प्रोडक्ट्स आप बचपन से इस्तेमाल करते आ रहे हों और आगे भी करते रहेंगे। वो कंपनियां जो कि ज़रूरत की चीज़ें बनाती हैं, जैसे वो टूथपेस्ट की कंपनी हो सकती है, तेल, साबुन, आटा, बिस्किट बनाने वाली कंपनी हो सकती है, पेंट बनाने वाली कंपनी हो सकती है, या फिर कुकिंग गैस, पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनी, या फिर दवा बनाने वाली कंपनी, या फिर बैंक या बाइक, कुछ भी ऐसी कंपनी जो कि आपके ज़रूरत की चीज़ें बनाती है और 20, 25, 30 साल तक वो मेंटेन रखने वाली है, उसका प्रोफाइल चेक करें और ऐसी ही कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करें। वैसे बात जब डिफेंसिव इन्वेस्टर की आती है तो ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर कितनी तरह के होते हैं। वैसे इन्वेस्टर 3 तरह के हो सकते हैं, डिफेंसिव, अग्रेसिव या फिर एंटरप्राइजिंग। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर क्या है? तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह औसत रिटर्न भी नहीं चाहते और अग्रेसिव इन्वेस्टर की तरह धुआंधार रिस्क भी नहीं चाहते। ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत समय देकर रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और अमूमन एक्टिव रहते हैं, जिससे मार्केट से अधिक रिटर्न कमा पाते हैं। ऐसा इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है और यही वो इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट से बहुत ज्यादा रिटर्न प्राप्त करते हैं और आगे चलकर एक महान इन्वेस्टर बनते हैं। इन सब के अलावा एक इन्वेस्टर में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपके अंदर कुछ खास क्वालिटीज हों, आपको एक स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाए। और वो हैं, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर ईगरनेस टू लर्न होनी चाहिए, यानी कि जो नई नई चीजें हो रही हैं उन्हें आप ऑब्जर्व कर सकें और उनका अपने इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल कर सकें। और चौथा है लॉट्स ऑफ टाइम, खूब सारा वक्त होना चाहिए चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये जो क्वालिटीज हैं ये अक्सर हर एक के पास नहीं होती, इसीलिए बेंजामिन ग्राहम सलाह देते हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना ही बेहतर है। फिर भी अगर कोई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना ही चाहता है तो उसे खास करके ये चीजें करनी चाहिए। पहला, उसे अगेंस्ट द मार्केट जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट ज्यादा नीचे हो और सब अपना माल बेच रहे हो तब उस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को अपना जो शेयर है वो खरीदना चाहिए और बेचते समय इसका ठीक उल्टा, यानी कि जब सब खरीद रहे हो तब अपना शेयर बेचना चाहिए। दूसरा, एक ग्रोथ स्टॉक खरीदने के लिए इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी खरीदनी होती है जो बड़ी तो हो लेकिन बहुत पॉपुलर ना हो। वो इसलिए क्योंकि जो पॉपुलर नहीं होगा उसके शेयर अक्सर कम दामों पर मिल जाते हैं। तीसरी, आपका ध्यान ऐसे स्टॉक्स पर होना चाहिए जो कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में बिक रहे हों लेकिन उनका बिजनेस वेल स्टैब्लिश्ड होना चाहिए। चौथा, आपको स्पेशल केसेस में बाइंग करनी चाहिए, जैसे कि छोटी कंपनी के स्टॉक्स आते हैं जिसे कोई बड़ी कंपनी खरीदने वाली हो, आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी इस किताब में ग्राहम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो मान लीजिए कि आपको एक पानी वाले जहाज को बनाने का ऑर्डर मिला है जो कि 50 लोगों को ढो सकता है, लेके जा सकता है। तो क्या आपको ऐसा ही जहाज बनाना चाहिए जो सिर्फ 50 लोगों को उठा सके? शायद इसका जवाब होगा नहीं, कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए।
आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसा जहाज बनाएं जो शायद 50 से ज़्यादा लोगों को उठाकर ले जाए, 70, 80, 100 या और ज़्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि जहाज डूबना नहीं चाहिए। इसी एक्स्ट्रा वजन को उठाने की जो क्षमता है, जो ताकत है, इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और इसी नियम को स्टॉक मार्केट में भी हमें अपनाना चाहिए। मतलब ये कि जब स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को लेने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हैं तो उसके 2/3 से ज़्यादा पैसे नहीं दें। मतलब कि अगर आप किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये होना चाहिए ऐसा समझते हैं तो आपको उसे 100 रुपये में नहीं बल्कि उससे कम में खरीदना चाहिए, यानी कि 70, 75, 60, 65, ताकि आप जैसे ही उसे खरीदें उसी वक्त आपको लाभ की, प्रॉफिट की गारंटी हो जाए। यानी कि कोई भी चीज़ अपनी वैल्यू से नीचे खरीदिए और उसकी वैल्यू से ज़्यादा में बेचिए तो ही आपको प्रॉफिट होगा। ये एक बेसिक सिद्धांत है खरीद फरोख्त का। शेयर मार्केट में भी इसी सिद्धांत को अप्लाई करें। बड़ी बड़ी बातों को छोटे में समझना ही अपने आप में सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है और सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अब तक जो बातें कही हैं वो सारी बातें आपको एक फ्लो में, एक गो में, कम शब्दों में अगर याद दिलाऊं तो वो इस तरह से हैं कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया है हिस्ट्री में। इससे आपको शेयर का जो ट्रेंड है ऊपर नीचे गिरने का वो समझ में आएगा, जैसा कि 2008 में हुई थी या उससे पहले हुई थी या भी कुछ दिन पहले ही हुई है। लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वो आज के वक्त करोड़पति बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खरीद बहुत कम रेट पे किया, बहुत सस्ते दामों में शेयर्स को खरीदा था और आज उन शेयर्स की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। तो इस तरह से मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से तो क्रैश होती है, पर अगर हम उस समय खरीदने के लिए तैयार रहें तो हम फ्यूचर में अमीर बन सकते हैं। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वो रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम और न जाने कितनी तरह के बिजनेसेस में आए और उनके इन्वेस्टर्स को उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसीलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नजर रखें, पढ़ते रहें, देखते रहें कि कौन सा शेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है। दूसरा, समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है, यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता जाता है और आपका पैसा सस्ता होता जाता है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 की वैल्यू बराबर है। मतलब आज आपके 10,000 रुपए उस वक्त के मुकाबले 2,500 की वैल्यू पर आ गए हैं, यानी आपके 7,500 रुपए की वैल्यू गिर गई है। ऐसा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है, यानी चीजें महंगी होती जाती हैं और पैसे की वैल्यू वहीं की वहीं टिकी हुई है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी साथ ही साथ बढ़ रहा है, यानी कि अगर वो 4% बढ़ जाए तो दरअसल आपको 2% का नुकसान हुआ, फायदा नहीं। इसीलिए अगर आप पैसा घर या बैंक में रखते हैं तो वो समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए का कोई प्लॉट ले लिया तो 10 साल बाद वो 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख अगर आप घर में रखे रहेंगे तो वो 1 लाख ही रहेगा और उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। बैंक्स में भी थोड़ा बहुत ही ब्याज मिलता है, तो आपको सही इन्वेस्टमेंट आना जरूरी है, उसी से आपके पैसे ग्रो करेंगे। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बीट कौन करता है? शेयर्स, और कई गुना रिटर्न देते हैं शेयर्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, शेयर मार्केट के बारे में समझना पड़ेगा और फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फायदेमंद होता है क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो नुकसान देता है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और जो कंज्यूमर है वो सामान नहीं खरीदते। अब अगर कंज्यूमर सामान ही नहीं खरीदेगा तो आपके शेयर के रेट ऊपर कैसे जाएंगे? वो भी गिरेंगे, यानी कि इससे कंपनी को घाटा होता है, तो शेयर का प्राइस भी नीचे ही चला जाएगा। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। अच्छा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स को रेंट पे देती है। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह से बीट करती है। इन्फ्लेशन का इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट आपको किराया देता रहेगा, आपका किराया एकदम से ऊपर या नीचे नहीं होगा। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे कि लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स वगैरह। अब आजकल के हालात को देखते हुए तो रियल एस्टेट भी सेफ इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं रह गया है।
तो इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लॉस ही होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती, ये हम सब जानते हैं, जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। लेकिन कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप जल्दी शुरू करते हैं तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। मतलब ये कि एक यंग आदमी को एक ओल्ड आदमी के मुकाबले इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा फायदा होगा, कंपाउंडिंग का लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके चांसेस जीने के ज़्यादा हैं। इसीलिए जल्दी शुरू करें। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या फिर शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी दिमाग में रखें, ये भी ध्यान रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। यानी कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे हर महीने हर दिन बच रहे हैं, आप उन्हीं के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। अपना पेट काट कर, अपनी रूटीन की ज़रूरतों को छोड़कर इन्वेस्टमेंट के पीछे न भागें। अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि इन्वेस्ट करना है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट्स कितनी तरह की होती हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है अग्रेसिव और एक होती है डिफेंसिव। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में लोग भाग्य भरोसे किसी भी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, या तो वो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे और या फिर वो भिखारी बन जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। अच्छा, ये तरीका जैसा कि आप समझ ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। इसलिए ग्राहम ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि ये जुआ खेलने जैसा है, लॉटरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आप सड़क पर आ सकते हैं। इसके इतर जो डिफेंसिव इन्वेस्टिंग है वो बहुत ही सेफ है। उसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हैं, तब जाके कोई फैसला लेते हैं। तो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढने के लिए ग्राहम ने कुछ टिप्स दिए हैं। वो कहते हैं कि हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हों। उस कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज़्यादा होने चाहिए। कंपनी पर कर्ज चाहिए या बहुत काम हो। कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। कंपनी के शेयर की पी रेशियो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज़्यादा ना हो। प्राइस टू असेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। तो इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, या फिर पहले पढ़ाई कर लें, कोई कोर्स कर लें, समझ लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। अच्छा, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जिसने स्टॉक्स का काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया हो, हासिल कर लिया हो और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहता हो। उसकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गोल हो जाए। शॉर्ट टर्म गोल के साथ साथ उसका एक लॉन्ग टर्म गोल होना भी जरूरी है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जब लंबी दूरी के लिए, लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमेशा प्रॉफिट ही दिखाई पड़ता है। आप हमेशा पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है, आप किस तरह के इंसान हैं। क्या आप शेयर के गिरने हैं? अगर ऐसा है तो शेयर्स के बदले आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसों को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। बेंजामिन आगे कहते हैं कि उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। पेनी स्टॉक्स में पैसा न लगाएं, बहुत बार वो डूब जाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। हमेशा पढ़ें, अपनी आसपास की खबरों से अवेयर रहें, लेकिन फेक और पेड न्यूज से सावधान रहें। वो खबरें नहीं हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनसे प्रभावित ना हो। एक्सपर्ट्स पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि पैसा आपका है, इसलिए डिसीजन भी आपका होना चाहिए। आगे बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और कई सारे टिप्स दिए हैं, जैसे कि कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत रिस्की है और जुए की तरह होता है। सभी आईपीओज में इन्वेस्ट ना करें, वो बहुत ही हाई प्राइस पर मिलते हैं। कुछ आईपीओज ही आपको लाभ देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसे ना लगाएं जिसकी पी रेशियो 25 से ज्यादा है। गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब ये कि जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे न लगाएं। बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे, लॉस हो जाएगा। अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स तुरंत खरीद लें। जैसे अगर इलॉन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करें तो सबसे पहले उसे खरीद लीजिए। जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स कभी न खरीदें। बेंजामिन ग्राहम आगे कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि तुक्के या गेस पर। आप कभी भी अनुमान लगाकर शेयर नहीं खरीद सकते, इसलिए हमेशा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा करेक्ट डेटा बेस्ड कैलकुलेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया।
इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस करें, पढ़ाई करें, समझें। ऐसा ना हो कि कमाने के बजाय आप पैसे गंवा रहे हों। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ घाटे में भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट में होते हैं। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेस करके आप पता लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो आप उसे बेच दीजिए, क्योंकि वो उसकी अपर लिमिट तक पहुंच चुका है। कुछ लोगों को उन शेयर से प्यार हो जाता है, यानी आपको लगता है कि वो मैंने तो 20 साल पहले एक शेयर खरीदा था, ये मेरी याद है, एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। ऐसा इमोशनल कनेक्ट शेयर्स के साथ ना करें। उसकी एक लिमिट अगर क्रॉस हो चुकी है, उसके रेट का एक सर्टेन पॉइंट अगर पहुंच चुका है तो उसे बेचने में ही भलाई है। ऐसे लोग जो कि इमोशनल हो जाते हैं शेयर्स को लेके, वो सोचते हैं कि ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसीलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनको फायदा उतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले इंसान को, और इस तरह कोई वॉरेन बुफे नहीं बन सकता। इसीलिए टेक्निक को प्रॉपरली समझें और फिर उसे अप्लाई करें। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है तो उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद वही शेयर धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वो उससे डर के मारे बेचने लगते हैं। इससे उन्हें काफी नुकसान हो जाता है अक्सर। इसीलिए कभी भी पैनिक में अपने शेयर्स ना बेचें। वैसे ही जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदें। चेक करें कि कौन सा आपके काम का है, और जब वो ऊपर चला जाए तो उसे बेच दें। इस तरह से आप वोलेटाइल मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज या फी लेते हैं, इसलिए तो फाइनेंशियल एडवाइजर तभी लें अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो, अगर आप रिटायर हो चुके हों। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइजर्स भी होते हैं। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा हो कि ये मौका लाइफ में एक ही बार आता है, क्या आप अमीर नहीं बनना चाहते, मेरे पास कुछ खास ट्रिक्स हैं जो आपको कोई और नहीं बताएगा, आप मेरे मेथड से बहुत पैसे बना लोगे, वगैरह वगैरह, तो ऐसे आदमी पर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ऐसी बातें फेक एडवाइजर्स आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसीलिए क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल देखकर ही अपना एडवाइजर चुनें। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस जरूर कर लें, लेकिन ये आम इंसान के कंट्रोल से बाहर होता है। इसमें बेसिक एल्जेब्रा का यूज होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है। पर इसके अलावा ये बेसिक चीजें भी तो चेक की जा सकती हैं, जैसे कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है, वगैरह वगैरह। तो जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदें तो मार्जिन का भी ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज बहुत ही ऊपर चल रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, तो आंख बंद करके उसमें घुस न जाएं, बल्कि इस टेक्निक से आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, खुद पर कंट्रोल रखें। उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जो आपकी जरूरत से ज्यादा है। लालच के पीछे न भागें, क्योंकि लालच अंतहीन है। और अंत में सिर्फ एक बात, जरूरी बात कि जरूरतें तो राजाओं की, और अंत में ये बात जरूर याद रखें कि जरूरतें तो गरीबों की भी पूरी हो जाती हैं, पर शौक राजाओं के भी पूरे नहीं हो पाते। जब खुद कुछ समझ में ना आए ना, तो दूसरों से पूछ लेना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने अभी शेयर किया आपसे कि जब कोई चीज समझ में ना आए तो किसी से पूछ लेना चाहिए, ये बेसिक है, ये बेसिक बात है और ये हर जगह पर लागू होती है। पहला सवाल ही ये होना चाहिए, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आपको मदद की जरूरत है, क्या आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो। इसके जवाब में ग्राहम कहते हैं कि सन 1990 के लेटर पार्ट में बहुत सारे ने अकेले चलने की राह चुनी। मतलब वो, उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि अब हम किसी की मदद नहीं लेंगे, हम खुद इन्वेस्ट करेंगे। पर उनको इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ स्पेक्युलेट करने के लिए, अनुमान लगाने के हिसाब से सोच रहे थे। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से ऑनलाइन ब्रोकर के माध्यम से कुछ एक ट्रेडिंग की, और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस हो गया, और फिर लोगों ने डू इट योरसेल्फ का जो ये निर्णय था उसके ऊपर अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सब मोस्टली लोग डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि अब ये वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन वक्त के साथ, जैसे कि वक्त हर चीज को हील कर देता है, उसने इस बात को फिर से हील कर दिया। लोग ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, बाजार वापस अपने शबाब पर आ गया, और लोगों ने यह सीखा कि जो चीज ना आती हो उसके लिए हेल्प लेना ही बेहतर है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको किससे हेल्प लेनी चाहिए?
इन्वेस्टमेंट के लिए जाहिर सी बात है आपको किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर से बात करनी होगी। अगर आप मार्केट में हैं तो जो वित्तीय जालसाज हैं, जो फ्रॉड लोग हैं, वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप अपने वित्तीय भविष्य को एक सलाहकार के हवाले करें, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी ऐसे आदमी को ढूंढें जो न केवल आपको कंफर्टेबल फील कराए बल्कि आपको ईमानदारी से काम भी बताए, डिटेल्स बताए। इस बारे में रोनाल्ड रीगन कहते हैं कि विश्वास करो पर वेरीफाई भी करो। यानी कि आंख बंद कर विश्वास मत करो, आप पूरा विश्वास करो, उसे अपनी डिटेल्स बताओ, सब कुछ करो, लेकिन ये सब करने से पहले आप वेरीफाई कर लो कि जिससे आप ये बात पूछने जा रहे हो क्या वो जेन्युइन है। उन लोगों के बारे में सोचकर शुरू करें जिन्हें आप सबसे अच्छे से जानते हैं और आपका जिन पर सबसे अधिक भरोसा है। फिर ये सोचें कि क्या वो आपको किसी ऐसे सलाहकार के पास भेज सकते हैं जिस पर उन्हें पूरा भरोसा है। जो भी वो आपसे चार्ज करेंगे ईमानदारी से उसके बदले काम करेंगे। आप जिस किसी पर भी विश्वास करने वाले हैं उसके बारे में किसी अपने अच्छे जानकार से चेक कर लीजिए, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। एक बार आपके पास सलाहकार और उसकी फर्म का नाम और साथ ही साथ उसकी क्वालिटीज, जैसे कि क्या वो स्टॉक ब्रोकर है, फाइनेंशियल प्लानर है, अकाउंटेंट है या इंश्योरेंस एजेंट है, जब ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है तो आप उसके बारे में और ज्यादा जानने का काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि गूगल, इंटरनेट सर्च इंजन में सलाहकार और उसका नाम या उसकी फर्म का नाम सर्च कर लें। ये सब देख लें कि वो सही है कि नहीं। गूगल पर उसके बारे में क्या डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में क्या फीडबैक है, ठीक है, शिकायत, कोई मुकदमा या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है या फिर उसे कहीं से निकाला गया है, वगैरह वगैरह। अगर सलाहकार एक स्टॉक ब्रोकर या बीमा एजेंट है तो संबंधित बीमा कंपनी से ये चेक कर लें कि क्या सलाहकार के खिलाफ कोई डिसिप्लिन वाली कार्रवाई तो नहीं की गई है या किसी कस्टमर ने उसके खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं की है। अगर आप एक अकाउंटेंट पर विचार कर रहे हैं, उससे बात करने की सोच रहे हैं, उससे अपने बारे में सलाह लेना चाह रहे हैं, जो कि एक वित्तीय सलाहकार के रूप में काम भी करता है, तो आपके राज्य का लेखा नियामक आपको बताएंगे कि जो अकाउंटेंसी की बॉडी है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन रजिस्टर्ड है, उसका फीडबैक कैसा है, उसका काम कैसा है। वित्तीय योजनाकारों या उनकी फर्मों को जिस स्थान पर उनकी प्रैक्टिस हो वहां के राज्य में प्रतिभूति और विनिमय आयोग या प्रतिभूति नियामकों के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसकी जानकारी अपने राज्य प्रतिभूति नियामक की वेबसाइट पर आप देखकर और डाउनलोड कर सकते हैं। उनके डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग पेजेस पर खास करके ध्यान दें, जहां पर सलाहकार को नियामकों द्वारा किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का खुलासा करना होता है। मतलब आपको अपने वित्तीय योजनाकार के सभी रिकॉर्ड्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, उसके बाद उसे फाइनल करना चाहिए। अब इसको करने के एक और तरीके के बारे में बेंजामिन ग्राहम आगे बात करते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग लेटर में बहुत सारे सलाहकारों से बात करके उनके रिकॉर्ड्स के आधार पर, उनके फीडबैक के हिसाब पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चनर तैयार किया कि आप जब भी कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कर रहे हैं अपने काम के लिए तो आप उससे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो कस्टमर्स की मदद करने की परवाह करता है या बस केवल बेचने के लिए ही जाता है, या फिर वो लायबल है कि नहीं, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। और वो क्वेश्चंस, वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं, वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो कि मैं लाइन से सिर्फ आपके लिए पढ़ूंगा सो दैट आप उसे समझ सकें, जो मैं एक सीक्वेंस में आपसे शेयर करूंगा सो दैट आप उसको समझ सकें। आपका पहला सवाल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हो सकता है जब आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो कि आप इस काम में क्यों हैं। दूसरा सवाल, आपकी फर्म का मिशन स्टेटमेंट क्या है। अपने अलार्म बंद करने के अलावा आप सुबह उठते ही क्या करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्या आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड का उपयोग करते हैं। क्या आप तकनीकी विश्लेषण यानी कि डेटा की स्टडी करते हैं। क्या आप मार्केट के समय का उपयोग करते हैं। क्या आप पूरी तरह से संपत्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हैं या क्या आप टैक्सेस को, संपत्ति और सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन प्लान्स, बजट और ऋण प्रबंधन यानी कि लोन्स और बीमा पर भी सलाह देते हैं। आपकी शिक्षा, अनुभव आपको किस प्रकार की वित्तीय सलाह देने के योग्य बनाते हैं। आपके ग्राहकों को आमतौर पर क्या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। आप मेरी प्रगति को कैसे ट्रैक और रिपोर्ट करेंगे। क्या आप एक चेकलिस्ट देते हैं जिसका उपयोग मैं हमारे द्वारा विकसित किसी भी वित्तीय योजना का ऑपरेशन मॉनिटर करने के लिए कर सकता हूं। अच्छा, ये बताइए, आप निवेश कैसे चुनते हैं। क्या निवेश दृष्टिकोण आपको लगता है कि सबसे सफल है और क्या आप मुझे सबूत दिखा सकते हैं कि आपने अपने ग्राहकों के लिए उस तरह की सफलता हासिल की है। जब कोई निवेश पूरे वर्ष के लिए खराब प्रदर्शन करता है तो आप क्या करते हैं।
क्या आप निवेश की सिफारिश करते समय किसी तीसरे पक्ष से मुआवजे के किसी भी रूप को स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों, या अगर नहीं करते तो क्यों नहीं? आप ऐसा किन परिस्थितियों में करते हैं? क्या आप अनुमान लगाते हैं कि मैं आपकी सेवाओं के लिए पहले साल कितनी फीस का भुगतान करूंगा? क्या समय के साथ इस फीस को कम या ज्यादा करना होगा? अच्छा, अभी आपके पास कितने कस्टमर्स हैं और आप उनसे कितनी बार बात करते हैं? एक ग्राहक के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? आपके पसंदीदा ग्राहक की क्या विशेषताएं होती हैं? आपके पास एक ग्राहक के साथ सबसे खराब अनुभव क्या रहा और आपने इसे कैसे हल किया? क्या निर्धारित करता है कि कोई ग्राहक आपसे या आपके सहायक कर्मचारियों से बात करता है? ग्राहक कब तक आपके साथ रहते हैं? क्या मैं एक अकाउंट डिटेल की कॉपी देख सकता हूं? आप मुझे सलाह देने आए हैं, मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट सलाहकार अपॉइंट करूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप खुद को आर्थिक रूप में सफल मानते हैं? आप वित्तीय सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं? आपको क्या लगता है कि मेरे निवेश पर, मेरे इन्वेस्टमेंट पर कितना औसत वार्षिक रिटर्न पॉसिबल है? क्या आप मुझे अपनी डिटेल्स, अपने फॉर्म और कम से कम 3 रेफरेंसेस दे सकते हैं जो कि आपके बारे में बता सकें? क्या कभी आपके खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है? आखिरी ग्राहक जिसने आपको निकाल दिया, और उसने ऐसा क्यों किया, बताएंगे? और उसने ऐसा क्यों किया, बताएंगे? और अंत में ध्यान रखें कि महान वित्तीय सलाहकार पेड़ों पर नहीं उगते हैं। अक्सर जो सबसे अच्छा होता है उसके पास पहले से ही उतने कस्टमर्स होते हैं जितने वो संभाल सकते हैं। और हाँ, एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह लगने पर ही वो आपका काम करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए जैसे आपको हक है उनसे सवाल पूछने का, उन्हें भी अधिकार है आपसे कुछ कठिन सवाल पूछने का, जो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको वित्तीय सलाहकार की जरूरत है? आपके लॉन्ग टर्म प्लान क्या हैं, गोल क्या हैं? अन्य सलाहकारों से डील करने में आपकी सबसे बड़ी निराशा क्या रही है जो आप मेरे साथ नहीं चाहते? अच्छा, आप ये बताइए कि आपका कोई बजट है? क्या आप अपने काम से काम रखने वाले इंसान हैं? अपने मतलब तक ही सीमित रहेंगे? हर साल आप अपनी संपत्ति का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं? जब हम अब से 1 साल पीछे की ओर देखते हैं तो आपको आपकी प्रगति से खुश करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत होगी? आप संघर्ष या असहमति को, यानी कि जब कभी स्ट्रगल आता है उसको, या फिर कभी किसी बात पर आप अग्री नहीं करते उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसे कैसे संभालते हैं? जब बाजार नीचे गिरता है, और ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसे मौके पर इमोशनली आप कैसे रिएक्ट करते हैं? आपके मन में सबसे खराब वित्तीय डर इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या है? आप सबसे बड़ी क्या उम्मीद रखते हैं इन्वेस्टमेंट से? आप अपने निवेश पर, अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितनी वापसी दर को उचित मानते हैं? तो जब एक सलाहकार आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछता है और आप में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तब आपको आसानी से ये समझ लेना चाहिए कि वो आपके लिए फिट नहीं है या वो आपका काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, इन सब बातों के ऊपर आपको अपने एडवाइजर पर भरोसा करना चाहिए ताकि आप उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से बचाने के लिए अनुमति दे सकें। सबसे बड़ा दुश्मन कौन? घाटा, लॉस, आपका पैसा खोने का डर। उससे वो आपको तभी बचा पाएगा जब आप उस पर भरोसा करेंगे। तो जब आप दोनों, यानी कि इन्वेस्टर एंड वित्तीय सलाहकार यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, दोनों म्यूचुअली अग्री कर जाएं, तो फिर कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको ये प्लान करना चाहिए कि आप अपने पैसे कैसे कमाएंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे खर्च करेंगे, उधार लेंगे या फिर कैश में डील करेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। जब इन्वेस्टर और आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर म्यूचुअली इस बात पर अग्री कर जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, उनकी सेवाएं लेंगे, तब उसके बाद आपको ये प्लान करने की जरूरत है कि आप अपने पैसे कैसे कमाएंगे, कैसे बचाएंगे, कैसे खर्च करेंगे, उधार लेंगे या फिर कैश में डील करेंगे, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे इन्वेस्ट करेंगे।